हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अंशुल, संगम, मौमिता, राहुल, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हालचाल बता देना, क्या हालचाल है? गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन। रूपक, अनुज, विकी, महाकुंभ की धरती से प्रणाम। भाई महाकुंभ की क्या हालचाल है? वहां पे क्या हालचाल है, एक बार बता देना। जैम वगैरह तो आई थिंक अब धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा। यहां तक हम लोगों ने किया था, पहले ये डिस्कस कर दूं। यहां से करना है। Okay. अब ज्यादा भीड़ नहीं है ना। अब धीरे धीरे जिन्होंने कल स्नान किया होगा वो तो वहां से निकल रहे होंगे, कुछ कल निकल रहे होंगे, कुछ आज लिख लेंगे और कुछ कल भी लिख लेंगे। तो धीरे धीरे भीड़ तो अब खत्म होगी। गुड मॉर्निंग मैम। सैटरडे संडे बहुत सारे लोग जाते होंगे। हाँ तो वीकेंड में तो जाएंगे, और मैं भी वीकेंड के अलावा जा भी नहीं सकती। ओके, उसी भीड़ में सैटरडे संडे मुझे भी जाना होगा। वीकेंड में ही जाते हैं वर्किंग लोग। चलो ओके, चलो सब चीज ठीक ठाक है, अब स्टार्ट किया जाए। द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज। कल हमने एक रूल किया था कि आपको ध्यान रखना है कि वर्ब लगाते समय हमें अपने सब्जेक्ट को देखना है। तो यहाँ पे ऑफ जो है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद टोमेटोज ऑब्जेक्ट है, और हम टोमेटोज को देख के नहीं लगा रहे, प्राइसेस को देख के। हैव लगेगा, हैव। कहाँ चला गया यहाँ पर? हैव। ओके, गुड मॉर्निंग सभी चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। निशा, नेक्स्ट वाला। ओके, थर्ड वाला। हाँ, अब थोड़ा सा ये वाला सेंटेंस लेंदी है, बट सेंटेंस लेंदी भी होगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। द कॉलेज इज होल्डिंग, यहाँ पे कुछ दूसरा मतलब देख लो क्या एरर है। द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर। कॉलेज अपने बच्चों के लिए लेक्चर होल्ड कर रहा है। कॉलेज हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है और कॉलेज सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर लगा है। चलो यहाँ तो ठीक है। कॉलेज क्या होल्ड कर रहा है? लेक्चर। किसके लिए? स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। सो दैट दे मे एनलाइटेंड अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बताना, आंसर बताओ। नहीं नहीं, होल्डिंग सही है। एनलाइटेंड भी सही है। एनलाइटेंड मतलब जागरूक होना, ये तो एडजेक्टिव है। एनलाइटेंड में कोई एरर नहीं है। गेट्स कहां से होगा? मॉडल वर्ब है ना। मॉडल वर्ब के बाद तो वर्ब का V1 फॉर्म आता है। वैसे भी दे के साथ भी गेट होता है, और दे में गेट नहीं। प्रॉब्लम्स भी सही है। जो आर्थिक प्रॉब्लम्स होता है ना, उसको ध्यान में रखते हुए कॉलेज। एक बार बताओ, थोड़ा सेंटेंस ध्यान से देखिए, ध्यान से सेंटेंस को देखिए, आपको पता चल जाएगा। एक मिनट में थोड़ा रिफिल ठीक कर लेती हूँ। जस्ट अ मिनट।
देखो एरर आपको आपको एरर दिख नहीं रहा है कहाँ पे? देखो सेंटेंस में यहाँ पे थोड़ा-सा दूसरा टाइप का एरर है। दूसरा टाइप का एरर देखो, यहाँ पे दे तो सही है। दे किसके लिए लगा है? टीचर और स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे दे सही है। ये देर किसके लिए लगा है? मेरे को बताना कि नहीं प्रॉब्लम्स भी सही है। ये देर किसके लिए लगा है? ये देर द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट्स, उनके स्टूडेंट्स, उनके स्टूडेंट और टीचर के लिए। उनके मतलब किन के? कॉलेज के। और कॉलेज सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे देर नहीं लगाओगे, इट्स लगाओगे। इट्स और ये जो दे लगा है ना, ये स्टूडेंट्स और टीचर के लिए, ताकि स्टूडेंट और टीचर जागरूक हो जाए आर्थिक प्रॉब्लम्स को लेकर। आर्थिक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, तो इट्स लगाना है। यहाँ पे कुछ अलग ही गड़बड़ था। ओके, द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर देर। यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा क्योंकि कॉलेज सिंगुलर है ना, तो हम देर नहीं लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। तो यहाँ कुछ दूसरा एरर था। नेक्स्ट, चलो यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि पहला वाला रूल क्लियर है ना, कि वर्ब लगाते समय अपने सब्जेक्ट को देखना है। वर्ब लगाते समय अपने ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है, सब्जेक्ट को देख के लगाएं। अब एक चीज और, अभी मैंने आपको क्या बोला कि जब भी वाक्य में प्रेपोजिशन आ गया, तो प्रेपोजिशन आ गया तो काम आसान हो गया। प्रेपोजिशन का के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होता है। और वर्ब लगाते समय जैसे मैंने लिखा, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज और आर गुड। तो आपको लगेगा कि इतने सारे एप्पल्स है, इतने सारे एप्पल्स है तो आर लगा देते, बट आंसर इज होगा क्योंकि बात एप्पल्स की नहीं हो रही, उनके क्वालिटी की बात हो रही। बीच में प्रेपोजिशन आ गया, और प्रेपोजिशन जब भी आ जाता है तो प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट नहीं होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, और वर्ब ने अपनी एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट से नहीं किया, सब्जेक्ट से किया। क्वालिटी सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर होगा, ठीक है, इसलिए सिंगुलर होगा। ओके, लेकिन कभी कभी ऐसा पहले लिखना शुरू करो, कभी कभी ये प्रेपोजिशन धोखा भी देता है। ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको। मैंने लिखा 1/3 ऑफ द पिलर, लिखते जाइए पहले फिर मैं बताती। 1/3 ऑफ द पिलर और इज और आर रेडी, पिलर का 1/3 रेडी है। फिर लिखा मैंने 1/3 of the pillars is or are ready। तीसरा, 1 के बाद कोई भी वर्ड सिंगुलर आएगा, बट 2 के बाद प्लूरल आता है, 2 3 के बाद प्लूरल आता है। 2/3, ये दोनों में दिक्कत नहीं आएगा, दिक्कत नीचे वाले में आएगा। 2/3 ऑफ द पिलर इज और आर रेडी। Two-thirds of the pillars is or are ready। पहले आप चारों सेंटेंस को लिख के डन बोलो और उसके बाद बोर्ड पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट एरर है। एप्पल्स क्वालिफायर है, किसका, किसकी क्वालिटी? एप्पल्स की। एप्पल सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड क्वालिफायर होते हैं। या तो क्वालिफायर मानो या ऑफ का ऑब्जेक्ट मानो एप्पल्स को। लिख के डन बोलिए और बोर्ड पे ध्यान देंगे।
ठीक है, लिख लिया। हाँ, अब यहाँ भी प्रेपोजिशन आ गया, यहाँ भी प्रेपोजिशन आ गया, तो आप यही बोलोगे ना कि मैम जब भी प्रेपोजिशन आ गया, जब भी प्रेपोजिशन आ गया तो प्रेपोजिशन के बाद वाला तो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और वर्ब लगाते समय तो हमें सब्जेक्ट देखना है। तो हम प्रेपोजिशन मतलब मेन सब्जेक्ट किसको मानेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी सेंटेंस किया है सब में मेन सब्जेक्ट किसको माना है, जो प्रेपोजिशन से पहले, जो प्रेपोजिशन से पहले, जो प्रेपोजिशन से पहले। अगर हम यहाँ पे प्रेपोजिशन के पहले वाले को मेन सब्जेक्ट मानते ना तो यहाँ पे आंसर आर होता, बट यहाँ पे आंसर इज होगा, यहाँ पे आंसर आर होगा, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे इज होगा। बता रही हूं क्यों, क्यों। जब भी हमारा सेंटेंस किसी फ्रैक्शन से स्टार्ट हो, ठीक है, 1/3 क्या है, 1/3 आप ऐसे लिखते हो ना, 1/3 ऐसे मैथ्स में ऐसे लिखते हो और इंग्लिश में ऐसा लिखते हो, तो आप बोलोगे कि मैम जब भी प्रेपोजिशन आ गया तो इसको मेन सब्जेक्ट मानेंगे, नहीं, क्योंकि कभी हम किसी फ्रैक्शन को मेन सब्जेक्ट नहीं मान सकते। कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी परसेंटेज हो, ठीक है, कोई भी चीज परसेंटेज में लिखा हो कोई भी चीज फ्रैक्शन में लिखा हो, वो कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। फ्रैक्शन मेन सब्जेक्ट नहीं होता है। कोई भी वर्ड को मेन सब्जेक्ट बनने के लिए उसको होल नंबर में होना होगा, तो ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी सब फ्रैक्शंस है, तो ये मेन सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। तो इस केस में ना हमें प्रेपोजिशन के पहला वाला नहीं देखना, बाद वाला देखना है। तो यहाँ पे एक ही पिलर है तो इज लगा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स है तो आर लगा रहे हो। अब आप देखोगे कि अरे यहाँ तो 2/3 है, 2/3 प्लूरल है, तो आर लगाओगे। बट हम फ्रैक्शन को मेन सब्जेक्ट कभी नहीं मान सकते। किसी भी वर्ड को मेन सब्जेक्ट होने के लिए होल नंबर होना है। तो देखो फ्रैक्शन तो प्लूरल है, लेकिन इसके बाद का मेन सब्जेक्ट इज है ना, इसके बाद का मेन सब्जेक्ट आर, ठीक है। तो बस याद रखना, ठीक है, याद रखना 1/3 ऑफ द पिलर। 1/3 ऑफ द पिलर का मतलब है यहाँ पे एक ही पिलर है, एक ही पिलर का 1/3 रेडी है। पिलर तो एक ही है, और 1/3 ऑफ द पिलर्स, यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स है और सारे का 1/3 रेडी है। अगेन यहाँ पे 2/3 आपको प्लूरल दिखेगा तो आर लगाने का मन होगा, लेकिन पिलर तो एक ही है ना, एक ही पिलर का 2/3 रेडी है, और यहाँ बहुत सारे पिलर्स का 2/3 रेडी है। तो व्हाट आई मीन टू से कि जब भी सेंटेंस में फ्रैक्शन वगैरह आ गया, ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह आ गया तो कभी भी फ्रैक्शन को मेन सब्जेक्ट नहीं मानना। देखना कि फ्रैक्शन के बाद वाला नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। ओके, मेन सब्जेक्ट यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद वाला मेन सब्जेक्ट होगा। अभी तक हम लोग जितना सेंटेंसेस कर रहे थे ना, वहां प्रेपोजिशन के पहले वाला मेन सब्जेक्ट था, बट जब भी फ्रैक्शन वाला केस आ गया तो मेन सब्जेक्ट फ्रैक्शन को ना मान के बाद वाले को मान, ठीक है। जैसे लिखा मैंने 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मैं 90% को मेन सब्जेक्ट नहीं मान सकती। कभी भी फ्रैक्शन और परसेंटेज मेन सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे हम या 90% ऐसे लिख दो, 90% इसको 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, क्योंकि हमने 90% को नहीं देखा, ठीक है, हमने स्टूडेंट्स को देखा। परसेंटेज को मेन सब्जेक्ट नहीं मानना, परसेंटेज और फ्रैक्शन मेन सब्जेक्ट नहीं होता स्टूडेंट्स को। विकास एक बार इसका रिफिल चेंज कर दो ना, मैं भूल जाती हूँ बार बार। है ना, रिफिल्स है ना अभी? हाँ, इसको चेंज कर। मैं नया बोल लिया था अभी। अरे उसको मना करो, ठक ठक नहीं करेगा। शुरू हो गया फिर से। मैंने तो बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन फ्रैक्शन वाले केस में ना फ्रैक्शन कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं बन सकता। हम बात 1/3 की नहीं कर रहे, हो गया, हम बात 1/3 की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पिलर तो एक ही है, एक ही पिलर का 1/3। तो ये वाला रूल, प्रेपोजिशन वाला जो रूल है कि प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, पहला वाला सब्जेक्ट होता है, ये फ्रैक्शन और परसेंटेज में लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला यही वाला था जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत। ये देखो, यही वाला मैं आपको करवा रही थी, लिखने की जरूरत नहीं है। 1/3 ऑफ द पिलर, 1/3 को मेन सब्जेक्ट नहीं मानना। फ्रैक्शन कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं होगा, चाहे फ्रैक्शन प्लूरल फॉर्म हो या सिंगुलर फॉर्म। बाद वाला नाउन देखना, एक ही पिलर है तो हैज, फ्रैक्शन के बाद बहुत सारे पिलर्स है तो हैव। अगेन
2/3 देख के प्लूरल मत लगा देना, क्योंकि 2/3 है लेकिन पिलर तो एक ही है ना, तो यहाँ भी है। अब मेरे को बताओ कि लास्ट वाला सेंटेंस आप लिख लो, पहला 3 तो आप लिख चुके हो, ठीक है, ये वाला सेंटेंस आप लिखो, 2/3 ऑफ द पिलर हैज रॉटेड अवे। रॉट मतलब सड़ जाना, पिलर का 2/3 सड़ गया है। तो आप बोलोगे मैम यहाँ तो वर्ब सही है, हम फ्रैक्शन को कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, मेन सब्जेक्ट तो पिलर है और पिलर तो सिंगुलर है, सही है। गड़बड़ी कहाँ पे है? गड़बड़ी यहाँ पे, 2 के बाद कोई भी वर्ड सिंगुलर नहीं आता है, 1 के बाद सिंगुलर आएगा, 2 के बाद प्लूरल आएगा, 2/3। लेकिन 2/3 लगा भी दिया तो हमें फ्रैक्शन मेन सब्जेक्ट थोड़ी है, पिलर तो एक ही है, तो वर्ब सही है, वहां पे गलती थी। टू रिड्यूस होगा अमन, टू रिड्यूस, वो सब ना मैं पढ़ाऊंगी आपको टू के साथ। अब जब वर्ब पढ़ाऊंगी ना वहां पे पढ़ाऊंगी टू रिड्यूस, टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे। टू गो, टू हेल्प, हमेशा टू के साथ वर्ब का प्लूरल फॉर्म आता है। अगर V1 बोलूंगी ना तो आपको लगेगा कि मैम ये V1 क्या होता है, इसको हम लोग वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगी। आगे बढ़े। टू के बाद सिंगुलर नहीं आता है, टू के बाद प्लूरल आएगा, 1 के बाद तो थर्ड आएगा, ठीक है। जैसे 3/4 होता, 3/4, 3/4 होता, तो 3 के बाद भी कभी भी सिंगुलर नहीं आएगा, 3/4, 2/4, 3/4। लेकिन 1/4 होता तो 1 के साथ तो हम 4th लगाते हैं ना, 1 के साथ सिंगुलर आता है, बट 2, 3 के साथ प्लूरल आता है। आर और वर में क्या फर्क है? आर भी प्लूरल है और वर भी प्लूरल है, लेकिन एक पास्ट टेंस में है ना, वॉज का पास्ट प्लूरल वर बनता है और इज एम का आर बनता है। प्रेजेंट टेंस है ये, पास्ट टेंस। एक क्वेश्चन आया है, चलो बताओ। 1/3 ऑफ अस, हम में से 1/3 लोग, ये एग्जाम का एरर है, रात में फोन चेक करते हैं, कहां पे एरर है? कहां पे? हम में से अ थर्ड, देखो अ थर्ड लगाओ या 1/3 लगाओ, अ का मतलब ही है 1, दोनों सेम। हम में से अस, अस प्लूरल होता है, वी का ही ऑब्जेक्टिव अस बनता है। हम में से 1/3 लोग, तो हम 1/3 को नहीं देखें। ये जो फील्ड्स है ना, वर्ब में एस लग गया, वर्ब में एस लग गया तो वो सिंगुलर है। नाउन में एस लगता है तो प्लूरल होता है ना, वर्ब में एस लग गया सिंगुलर, वर्ब से एस हटा प्लूरल, तो आपको लगेगा अरे 1/3 है तो चलो सिंगुलर सही है। बट हम इसको फ्रैक्शन को मेन सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, मेन सब्जेक्ट अस, हम सबकी बात हो रही है, प्लूरल है तो प्लूरल फील होगा, फील फील। हम में से 1/3 लोग रात में फोन चेक करते हैं। विकास, ये 10 बजे के करीब ना ये अर्बन क्लैप वाला आएगा, आ गया, देख लेना उसको ना। देखो विकास, ये बेसिन और नीचे नीचे भी बता देना। चलो ये भी हो गया। अब चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। पहला रूल आपका क्लियर हो गया, नेक्स्ट वाला रूल। नेक्स्ट वाला रूल, ओके। नेक्स्ट वाला रूल क्या बता रहा है? कुछ सब्जेक्ट्स, ऐसे मत लिखो, अगर आपको दिक्कत हो रही है ऐसे लिखो। रूल 2 है, द सब्जेक्ट्स
such as everybody, लिखते जाइए, everybody, everybody लोगों के लिए, every और everything चीजों के लिए, everybody, everything, nobody, nothing, nobody लोगों के लिए, nothing चीजों के लिए, somebody, समथिंग या समवन, समवन समबडी दोनों सेम ही है, एनीबडी, एनीथिंग, ये सब सिंगुलर होता है। ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर है और रूल क्या बताता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा, हेंस दे टेक सिंगुलर वर्ब्स। फ्रैक्शन वाले केस में अलग हो जाता है, फ्रैक्शन वाला एक्सेप्शन है। ओके, हम में हमारी बात हो रही है, हम में से 1/3 लोग, हमारी बात हो रही है, हेंस का मतलब है इसलिए। चलो, द सब्जेक्ट्स एवरीबडी, ये जो सब्जेक्ट है ना, एवरीबडी लोगों के लिए, एवरीथिंग चीजों के लिए, नोबडी, नथिंग, समवन, समबडी, एनीबडी, एनीथिंग, ये सारे सिंगुलर होते हैं और इसलिए अगर ये सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। जैसे मैंने लिखा एवरीबडी, एवरीबडी, फ्रैक्शन में तो देख रहे हो थोड़ा हटके है, फ्रैक्शन में प्रेपोजिशन काम नहीं कर रहा है, प्रेपोजिशन के बाद वालों को मान रहे हैं। एवरीबडी वॉज या वर प्रेजेंट। सबसे पहले तो आपको बताना है कि मैम एवरीबडी और एवरी, ये सारे को आपने सब्जेक्ट क्यों माना, ये सारे को आपने सब्जेक्ट कैसे मान लिया? क्योंकि किसी भी वाक्य को सब्जेक्ट होने के लिए, कोई भी वाक्य को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन, ही तो कर्ता का काम करता है। ये हमारा वर्ब है, वर्ब किसके लिए लगा है? एवरीबडी के लिए। हमारे वाक्य में ये एवरीबडी सब्जेक्ट है और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये एवरीबडी नाउन तो नहीं है, एवरीबडी किसी लड़कों के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी लोगों के लिए यूज हुआ है, तो ये सब्जेक्ट तो है बट प्रोनाउन के रूप में। तो हम वाक्य में एवरीबडी और ये सबको हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। क्यों हम इसको एज अ सब्जेक्ट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये सारा प्रोनाउन है, नाउन नहीं है, प्रोनाउन है और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम करेगा। और ये सारे जो प्रोनाउन्स होते हैं ना, ये सब सिंगुलर होते हैं। एवरीबडी वर प्रेजेंट नहीं होगा, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, एवरीबडी वॉज, सब सिंगुलर होता है। समवन और समबडी सेम है। अगर यहीं पर एवरीबडी की जगह ऑल रहता तो तब क्या लगाते? ऑल प्लूरल होता, ऑल वॉज नहीं होता, तब क्या लगता? ऑल वर प्रेजेंट। ठीक है, ऑल के साथ डिटेल में पढ़ेंगे, कभी कभी ऑल सिंगुलर भी लेता है, जब मैं ऑल वाला पढ़ाऊंगी उसमें पढ़ेंगे, बट अभी सभी लोग प्रेजेंट। ऑल प्लूरल होता है बट एवरीबडी हो या एवरीवन हो या एवरीथिंग हो, जैसे मैंने एवरीबडी तो लोगों के लिए होता है और एवरीथिंग चीजों के लिए होता है। मैंने लिखा एवरीथिंग वॉज, हर चीज प्रेजेंट था वहां पे, प्रेजेंट अवेलेबल था। तो एवरीबडी लोगों के लिए और एवरीथिंग चीजों के लिए, चाहे लोगों के सेंस में हो या चीजों के सेंस में, दोनों प्रोनाउन है और दोनों सिंगुलर हो, सिंगुलर। डिटेल का पार्ट ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन के बाद लगा है तो नाउन होगा ना। आई वॉन्ट टू हियर द स्टोरी, इन डिटेल जो है, इन डिटेल तो इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद डिटेल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन, तो डिटेल नाउन है।
समवन भी लिख सकते हो, समवन और somebody में कोई डिफरेंस नहीं, सेम है। हो गया, डन। अभी और भी एग्जांपल्स दे रही हूँ। अब बताओ, एवरीबडी होता तो सिंगुलर है, ठीक है, यही चीज मैंने लिखा था यहाँ पे, ये सारे सिंगुलर होते हैं, प्रोनाउंस है, और इसलिए वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। एवरीबडी इज और आर रिक्वायर्ड टू क्लियर, अगर एवरीबडी सिंगुलर होता है ना तो अपना पोजेसिव भी सिंगुलर ही लेगा। एवरीबडी, देखो ऐसा भी एरर आता है, एवरीबडी शुड डू देयर वर्क, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। और फिर मैंने लिखा एवरीबडी, मॉडल वर्ब आ जाता है ना तो वहां पे प्लूरल वर्ब होता है। एवरीबडी, अरे सॉरी, ये एवरीबडी है, ठीक है। अब मैंने लिखा ऑल शुड डू देयर वर्क। तो देखो एवरीबडी तो सिंगुलर होता है ना, एवरीबडी सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे देर नहीं लगेगा। देर तो प्लूरल होता है, या तो हिज लगेगा या तो हर लगेगा, बट एवरीबडी में मेल फीमेल क्लियर नहीं है ना, गर्ल है कि बॉय है तो हम मेल को मान लेते, लेकिन ऑल तो प्लूरल होता है ना, तो ऑल के साथ देर लगा, ऑल के साथ देर लगाना। एवरीबडी इज और आर रिक्वायर्ड टू क्लियर हिज और हर ड्यूज, हर किसी को बकाया राशि, ड्यू है जो बकाया, क्लियर करना है, तो एवरीबडी सिंगुलर होता है, ठीक है। अगर ये सिंगुलर होता है तो इसका पोजेसिव भी सिंगुलर होगा, देर नहीं होगा। एवरीबडी के साथ कभी देर नहीं लगा सकते क्योंकि सिंगुलर होता है, बट ऑल के साथ देर लगा सकते। ऑल आर रिक्वायर्ड टू क्लियर देयर ड्यूज। नोबडी नो या नोज द ट्रबल आई हैव सीन, किसी को मेरी परेशानी के बारे में नहीं पता है, तो नोबडी प्रोनाउन है, और नोबडी नथिंग सब सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर चाहिए। वर्ब में जब एस लगता है तो सिंगुलर, वर्ब से एस हटता है तो प्लूरल, बट नोबडी सिंगुलर होता है, वर्ब भी। उसी तरह समथिंग, इसको अभी मत लिखना, इसको कंपेयर करूंगी मैं, नो नहीं होगा। ये आप लोग का कंफ्यूजन देख रही हूं ना, कि एस लग गया तो प्लूरल हो गया, कहां से? नाउन में एस लगता है, नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, कल तो पढ़ा दिया था। और यही एस अगर वर्ब में लग जाता है तो सिंगुलर बनता है। वर्ब में एस लगा है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। एवरीथिंग होता तो इट्स आता, क्योंकि चीजों के सेंस में है ना। थर्ड वाला मत लिखना, थर्ड वाले में मैं अभी दो चीज को कंपेयर करूंगी। सब्जेक्ट वर्ब पढ़ते समय ना ट्रांसलेशन नहीं करना, यू हैव टू सी द स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन नहीं देखना, स्ट्रक्चर देखना है। ये दोनों पहले लिखिए। ऑल के साथ प्लूरल लगता है, जब हम ऑल वाला करेंगे ना तो वो भी करेंगे, मैम ऑल के साथ प्लूरल लगता है तो ऑल इज वेल भी तो होता है, करेंगे उसको हम लोग। ऑल इज वेल भी होता है, ऑल आर वेल भी होता है, दोनों करेक्ट। ऑल आर वेल लोगों के सेंस में, अगर मैं पूछूं कि आपके फैमिली मेंबर्स कैसे हैं तो आप बोलोगे कि मैम सभी लोग अच्छे हैं। और मैंने पूछा लाइफ कैसा चल रहा है लाइफ में, तो आप बोलोगे ऑल इज वाइफ, मिला जुला कर लाइफ में सब इकट्ठे सही चल रहा है, मतलब एवरीथिंग के सेंस में सब चीज मिलाकर अच्छा चल रहा है। और ऑल आर वेल मतलब सभी लोग अच्छे हैं। या अब समथिंग और वो वाला आ जाता है, ये ऊपर का तो दो लिख ही लिया होगा। अब देखना ये दोनों में डिफरेंस देखना, समथिंग इज और आर मिसिंग, कुछ चीजें मिसिंग है, गायब है, तो ये समथिंग इकट्ठे एक साथ है, इकट्ठे एक साथ है। अब मैं इसको बीच में तोड़ती हूं, समथिंग इज और आर मिसिंग, देखो दोनों में कुछ मिसिंग है और यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है। अब जरा सेंटेंस देखना, ये जब इकट्ठे था, समथिंग जब इकट्ठे था तब उसमें एस नहीं लगेगा,
ठीक है, ये समथिंग ये वर्ब है, और वर्ब ने अपने एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट से। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ समथिंग प्रोनाउन है, कुछ मिसिंग है, प्रोनाउन है। और समथिंग एज अ प्रोनाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ का जो समथिंग था ना, उसको बता देना, बेसिन और उसके नीचे भी समथिंग सिंगुलर होता है, ठीक है। और समथिंग अकेला, समथिंग जब इकट्ठे एक साथ लगा है तो वो प्रोनाउन है, ठीक है, और सिंगुलर है। लेकिन अब मैंने सम और थिंग को तोड़ दिया, तो सम, अब यहाँ पे कुछ मिसिंग है, अब ये हो गया है कुछ चीजें मिसिंग है, तो सम के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, इसमें एस लगेगा। जब वो इकट्ठे था तो प्रोनाउन था, प्रोनाउन में एस लगाकर प्लूरल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब ये अलग अलग हो गया, सम अलग हो गया, थिंग्स अलग हो गया। अब क्या हुआ है ना, ये थिंग्स हो गया है नाउन, और ये कितने चीजें, कुछ, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम समथिंग को देख रहे थे, प्रोनाउन है, सिंगुलर है, इज लगाया। अब हमें अपना वर्ब लगाना, और वर्ब लगाते समय हम एडजेक्टिव तो नहीं देखेंगे ना, हम इसको देखेंगे, थिंग्स, थिंग्स प्लूरल है तो आर लगाना। और हमारी मजबूरी है कि सम के बाद प्लूरल डालना है, काउंटेबल है। सम के बाद अगर बॉयज है, सम, इसको हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे, गर्ल्स है, सम के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आ गया ना तो प्लूरल लगाएंगे। जैसे अनकाउंटेबल आ गया, पानी को गिन नहीं सकते हैं तो पानी के साथ प्लूरल मत लगाना, मिल्क को गिन नहीं सकते वहां मत लगाना, लेकिन जिसको गिन सकते हैं तो उसके सम के बाद प्लूरल आएगा। हम चीजों को गिन सकते हैं ना तो एस लगाना। और हमने यहाँ पे, आप बोलोगे मैम यहाँ इस क्यों लगाया आपने, यहाँ इज इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ मैंने समथिंग को देखा। समथिंग हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, प्रोनाउन के रूप में सिंगुलर है, बट यहाँ हमारे वाक्य का सब्जेक्ट सम नहीं है, सम तो एडजेक्टिव है, ये हमारा वाक्य का सब्जेक्ट है नाउन के रूप में, इसलिए आर लगा, आर आर। ओके, ठीक है, आगे बढ़े आप, और भी होगा, ये भी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला, सम थिंग्स ये वाला करवा दिया, सम थिंग्स आर मिसिंग, ठीक है। द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था कि कोई भी आंसर नहीं कर पाया। अब यहाँ पे ये देखो, ये हमारा एक वर्ब है और ये हमारा एक वर्ब है। ये वर्ब किसके लिए लगा है? क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। अब ये वाला वर्ब किसके लिए लगा है? अब देखो ये आ गया कंजंक्शन, कंजंक्शन सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ता है, कंजंक्शन के बाद ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और नोबडी सिंगुलर होता है ना, इसलिए वॉज लगा। पास्ट टेंस में जा रहा है इसलिए वॉज लगाना, प्रेजेंट टेंस होता तो इज लगाती। अगर प्रेजेंट टेंस में आर होता ना तब मैं काट के इज करती, लेकिन ये पास्ट टेंस जा रहा है, हमें भी पास्ट। ओके, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, ये एक डाउट आ रहा होगा आपके दिमाग में कि मैम ही के साथ तो गोज लगाते हैं, ही गो और गोज में क्या डिफरेंस है? वर्ब में एस लग गया, वर्ब में एस लग गया तो सिंगुलर, वर्ब से एस हट गया प्लूरल, ठीक है। तो ही के साथ तो गोज लगता है, लेकिन अगर कोई मॉडल वर्ब आ जाता है, ठीक है, मॉडल वर्ब हम वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे ही विल गो, अब मैंने लिखा ही शुड गो, ही कैन गो, तो आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो हमारा सब्जेक्ट ही है, और आपने बोला है कि ही के साथ सिंगुलर लगाने के लिए सिंगुलर लगता, बट यहाँ पे आप, यहाँ भी सब्जेक्ट ही है बट आप प्लूरल वर्ब लगा रहे हो, यहाँ भी प्लूरल लगा रहे हो। हम लोग इसको मॉडल चैप्टर में पढ़ेंगे। जब भी इस वाक्य में मॉडल वर्ब आ जाता है तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें गो ही लगाना है। मॉडल वर्ब्स हमेशा वर्ब का प्लूरल फॉर्म लेते हैं, मॉडल वर्ब्स हमेशा वर्ब का प्लूरल फॉर्म लेते हैं। मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं। जैसे ही भी है तो ही विल गो, और दे भी है तो दे विल गो। देखो ही सिंगुलर है, वही मॉडल वर्ब, और दे प्लूरल है, मतलब वही वर्ब। तो मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ प्लूरल फॉर्म लेता है।
सम वाला ना, देखो बहुत सारी चीजें मुझे अभी पढ़ाना है, आप लोग एक ही जगह सब चीज पूछने लगते हो। सम के बाद अभी सम वाला पढ़ाऊंगी, सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ गया, सम हम लड़कों को गिन सकते हैं ना, तो लड़का काउंटेबल है, तो अगर काउंटेबल नाउन आ गया तो प्लूरल लगाना। बट अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया, अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, उसका तो प्लूरल बनता ही नहीं है। सम मिल्क इज अवेलेबल, ये सब अभी आने वाले स्लाइड्स में ये सब मिलेगा, एक ही जगह सब थोड़ी पढ़ लोगे। सम के बाद अगर अनकाउंटेबल आ गया सिंगुलर, क्योंकि मिल्क को पानी को हम गिन नहीं सकते, तो इज लगाओगे। लड़कों को गिन सकते आर। यस्टरडे, हाँ 10 लाख कल्पवासी कुंभ से निकल गए ना, हाँ तो जगह खाली हो गया होगा। 10 लाख कल्पवासी कुंभ से निकल गए, जगह खाली हो गया होगा। अरे जो भी जा रहा है ना, कोई भी ऐसा नहीं है ना जो गया है और वापस लौट के आ गया, सब नहा के ही आए। अब मेरे को मेन चीज करवाना है। हाँ, अगर अब थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान देना, नथिंग बट सम, मैंने आपको बोला है ना कि कभी भी, छोड़ो इसको पहले, कभी भी सब्जेक्ट वर्ब पढ़ते समय ट्रांसलेशन मत करिएगा। जहां ट्रांसलेशन के चक्कर में पढ़िएगा रॉन्ग हो जाएगा। आप सब्जेक्ट वर्ब में स्ट्रक्चर देखा जाता है, ठीक है। जो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ठीक। अब मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, नथिंग बट सम, ट्रांसलेशन नहीं करना, रॉन्ग हो जाएगा। बुक्स और वर या वॉज अवेलेबल। दूसरा लिखा मैंने, नोबडी बट, पहले इसको समझ लो, बट सम स्टूडेंट्स वॉज या वर प्रेजेंट। हाँ, अगर हम इसकी हिंदी करते हैं, अगर हम इसकी हिंदी करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, बुक्स को छोड़कर कुछ भी अवेलेबल नहीं था। बुक्स के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो आपको लगेगा कि अवेलेबल बुक्स के सिवाय कुछ भी नहीं था, तो लगेगा कि था तो सिर्फ बुक्स ना, तो आप वर लगा दोगे, आंसर वॉज होगा। स्टूडेंट्स को छोड़कर कोई भी प्रेजेंट नहीं थे, स्टूडेंट्स के सिवाय कोई भी प्रेजेंट नहीं थे, एक्सेप्ट स्टूडेंट्स कोई भी प्रेजेंट नहीं थे, मतलब लगेगा कि प्रेजेंट तो स्टूडेंट्स थे और इतने सारे स्टूडेंट्स है तो वर लगा दोगे, बट सब जगह सिंगुलर आ रहा, सिंगुलर। इसीलिए मैंने बोला ट्रांसलेशन मत करिए, स्ट्रक्चर देखिए। ये जो बट है, ये मैंने आपको कंजंक्शन में बताया भी था। एक बट किस सेंस में जाता है, एक बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, एक बट का हिंदी होता है के सिवाय, एक्सेप्ट। जहां बट का मतलब के सिवाय के सेंस में हो, ठीक है, जहां बट के सिवाय के सेंस में हो, तो वहां का बट प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन होता है। और एक बट का मतलब होता है, एक बट का मतलब होता है, एक बट कंजंक्शन होता है, जिसका मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु वाला। ये कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा है ना कि उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया, लेकिन वाले सेंस में कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन होता है, ठीक है। पहले आप इसको लिख लो। लिख लिया सबने? ओके। देखो, बट का दो मतलब होता है, ठीक है। एक बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ का बट क्या है। बट क्योंकि प्रेपोजिशन होता है या तो कंजंक्शन होता है, यहाँ का बट क्या है, ही वर्कड हार्ड,
उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। यहाँ बट का मतलब क्या जा रहा है, लेकिन के सेंस में। ओके, लेकिन फेल हो गया, किंतु फेल हो गया, लेकिन के सेंस में। और जहां बट लेकिन के सेंस में जा रहा है वहां कंजंक्शन है। और वैसे हमें ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग थोड़ी देखना है, क्योंकि अगर बट ही क्या है, ही सब्जेक्ट होता है, और हिम, ही मतलब वह, हिम मतलब उसे, ये ऑब्जेक्ट होता है। अगर बट प्रेपोजिशन होता तो बट के बाद ही कभी नहीं लगता। अगर प्रेपोजिशन होता तो बट के बाद हिम लगता। तो यहाँ तो ही लगा है, तो यहाँ का बट कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन नहीं है, कंजंक्शन है। ये देखो सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहे हैं। और यहाँ भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहे हैं। तो दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे बट जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे बट कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है ही नहीं, क्योंकि बट अगर प्रेपोजिशन होता तो बट के बाद हिम आता, ऑब्जेक्ट आता। तो यहाँ का बट कंजंक्शन है, तो बट कंजंक्शन की तरह भी यूज हो सकता है, जहां इसका मतलब लेकिन के सेंस में जाएगा। बट यहाँ का बट कंजंक्शन नहीं है, यहाँ का बट किसी को जोड़ वोड़ नहीं रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ बट का मतलब क्या जा रहा है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट भी प्रेपोजिशन होता है। यहाँ बट का मतलब है किताबों के सिवाय कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, स्टूडेंट्स के सिवाय कोई भी प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ का बट इज अ, एक्सेप्ट का सेंस जा रहा है प्रेपोजिशन। यहाँ बट का मतलब के सिवाय के सेंस में, के सिवाय के सेंस में है, तो यहाँ का बट प्रेपोजिशन है। अब आपके दिमाग में आएगा, हाँ इसीलिए मैंने बोला ना हिंदी मत करिए, हिंदी करेंगे तो लगेगा कि कुछ बुक्स और लगा दो। यहाँ हमें क्या करना है, ये प्रेपोजिशन है, और जब भी प्रेपोजिशन आ गया तो आपको लगेगा कि इतने सारे बुक्स है, तो आर प्लूरल लगा देते हैं। नथिंग को देखते हैं तो नथिंग तो सिंगुलर होता है, वॉज लगा देते हैं। बट जब भी प्रेपोजिशन आ गया तो प्रेपोजिशन के बाद जो है, ये तो फ्रैक्शन वाला सेंटेंस नहीं है ना, ये तो प्योरली प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। तो ये वाला तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, बुक्स तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब लगाते समय हम सब्जेक्ट देखेंगे, और नथिंग सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। उसी तरह ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ये है, नोबडी सिंगुलर, नथिंग नोबडी सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, तो हिंदी नहीं करना, हिंदी करोगे तो आपको प्लूरल लगाने का मन होगा। स्टूडेंट्स के सिवाय कोई भी प्रेजेंट नहीं था, मतलब प्रेजेंट तो स्टूडेंट्स थे ना, वर लगा दोगे। तो डोंट गो बाय द ट्रांसलेशन, यू हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड whether to use a singular or a plural verb. अरे नोबडी का प्लूरल नोबडी, नो बॉडीज नहीं होता है। रुको रुको, पता नहीं लग रहा है अपने मन से इंग्लिश की बुक लिख दोगे आप लोग। इसका प्लूरल, इसका ये बता रही हूँ। ये देखो, ये जो है ना प्रोनाउन है, देखो ये, अच्छा सम जो है ना, अब ये मत सोचना ना कि समबडी का प्लूरल सम बॉडीज होता है, ऐसा नहीं है। समबडी प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का प्लूरल एस लगाकर थोड़ी बनाते हैं। अब ही का प्लूरल क्या होगा, दे। आई का प्लूरल वी, एस लगाकर थोड़ी बना रहे। तो ये समबडी अलग है, ये समबडी एज अ प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर। अगर हम इसका ये बनाते हैं ना सम बॉडीज, तो ये समबडी का प्लूरल थोड़ी है, इसका तो पार्ट ऑफ स्पीच ही बदल गया। ये समबडी क्या था, समबडी प्रोनाउन था, और अब इसका पार्ट ऑफ ये सम एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन। तो गलती से भी मत सोचना ना कि ये समबडी का प्लूरल है, समबडी प्रोनाउन है। प्रोनाउन का प्लूरल एस लगाकर थोड़ी बनाते हैं। ठीक है, ये नाउन हो गया। उसी तरह ये नहीं करना है, नोबडी का प्लूरल नो बॉडीज, ऐसा थोड़ी है। वैसे नो बॉडीज नहीं होता, अभी मैं पढ़ाऊंगी। नो के साथ हमेशा सिंगुलर आता, नो बॉडी। ओके, उसी तरह एवरी, अब गलती से एवरीबॉडी प्रोनाउन है, अब इसका एवरी के साथ भी सिंगुलर आता, बॉडीज नहीं हो, अलग हो गया। अब बॉडी नाउन हो गया, कैसा बॉडी, एवरी एडजेक्टिव हो। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। ऑल इज वेल क्यों होता है, इकट्ठे मिला जुला कर सब चीज ठीक है, दुनिया में सब ठीक चल रहा है। आपके फैमिली मेंबर्स, ऑल आर तब लगता है ना जब लोगों के सेंस में,
चीजों के सेंस में सिंगुलर हो। ये तो पहली बार मुझे किसी ने ऐसा ऐसा करते हुए बैच में दिखा है। ज्यादा अपना नहीं दिमाग लगाना है। चलो ये तो आपको नथिंग और वो वाला बता दिया। कभी कभी ऐसा भी एरर आता है, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। यहाँ पे हमारा वर्ब सही है। देखो ये स्टूडेंट्स के सिवाय कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। अब देखो यहाँ पे ऐसा भी एरर आता है, ये बट प्रेपोजिशन है। अगर नथिंग को देखते हैं तो इज लगेगा, अगर सम स्टूडेंट्स को देखते हैं तो मतलब पास्ट टेंस में अगर लेती हूँ तो वॉज लगेगा, अगर स्टूडेंट्स को देखते हैं तो वर लगेगा। आपको क्या करना है, बीच में ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वाला ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं देखना है ना, हमें तो सब्जेक्ट देखना है। और नथिंग सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। ठीक है, वर्ब तो सही लगा है बट गलती कहीं और। बताओ कि कहाँ गलत है। बोलोगे मैम यहाँ तो आप वर्ब सही है। ठीक है, स्टूडेंट्स तो ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, मेन सब्जेक्ट नथिंग है, सिंगुलर है। यहाँ वर्ब सही लगा, यहाँ पे सब्जेक्ट में एरर है। क्योंकि कभी भी हम किसी पर्सन का कंपैरिजन नथिंग किसी चीज से नहीं करेंगे। चीज का कंपैरिजन चीज से होगा, पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से होगा। तो यहाँ तो पर्सन का कंपैरिजन चीज से कर रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को छोड़कर कोई व्यक्ति प्रेजेंट नहीं था, तो व्यक्ति में इसको डाल लो, नथिंग नहीं होगा, नोबडी। नोबडी पर्सन के लिए, पर्सन। तो ऐसा भी एरर आपको मिल सकता है। ओके, ये वाला क्लियर हो गया। अब चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते। ये तो हो गया नथिंग, यहाँ पे तो नथिंग सही है, बुक्स भी चीज है और नथिंग भी सही है, चीज का कंपैरिजन चीज से हो रहा। बट यहाँ पे बट प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं देखना, सब्जेक्ट नथिंग है तो वॉज लगा। नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है ना कि कोई व्यक्ति कंट्री के इस पार्ट को एक्सप्लोर किया है। कहाँ पे एरर है, दिस तो सिंगुलर होता है, दिस तो सिंगुलर होता है, वर्ब सही लगा है। ओके, और एनीबडी, एनीथिंग, नोबडी, नथिंग, सब सिंगुलर। अब मेरे को थर्ड वाले सेंटेंस में एरर बताना, यहाँ तो एरर है। एनीवन और एनीबडी सेम होता है। एनीबडी कैन आंसर द क्वेश्चन, कोई भी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है अगर उसको पता है। समथिंग का मतलब है कुछ, नथिंग का मतलब है कुछ भी नहीं। अब नहीं, ये देखो एनीबडी जो होता है ना, कोई भी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है अगर उसको पता है। एनीबडी सिंगुलर होता है, ठीक है, तो उसके साथ दे कभी नहीं लगेगा, ही या शी लगेगा। और एनीबडी में मेल फीमेल क्लियर नहीं है तो हम मेल को ही मानते, और ही या शी आ गया तो अब हो जाएगा नोज। इफ दे नो नहीं होगा, इफ ही नोज, दे नहीं आए क्योंकि एनीबडी सिंगुलर होगा ना, तो दे हटेगा तो वर्ब भी तो ही बनेगा, ही या शी। और ही शी में भी मेल फीमेल क्लियर नहीं है ना, एनीबडी में मेल भी आ सकते, फीमेल। मेल फीमेल क्लियर नहीं है, मेल को मानते हैं, गोस।
हो गया, ये वाला रूल भी कवर हो गया। हाँ, पहले तो बता देती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स न्यू ज्वाइन किए। ओके, अभी न्यू स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप न्यू स्टूडेंट्स को बता दो, इस बैच में मैंने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है इस बैच में। मैंने आपको अभी मतलब जो जो चीज खत्म किया है, कंजंक्शन पढ़ाया है। ठीक है, ये वाला आपका कंप्लीटेड हो गया दोनों। और अभी मैं तीसरा टॉपिक आपको सब्जेक्ट वर्ब पढ़ा रही हूँ। ध्यान से सुन लेना जो बच्चे हमारे न्यू है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आप क्या करना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो लाइव क्लास करना ही है, ये दोनों का रिकॉर्डेड कंप्लीट कर लो। ये मत सोचना ना कि मैं रिकॉर्डेड देखना शुरू करूंगा, मैं लाइव नहीं करूंगा। तो क्या होगा क्या कि रिकॉर्डेड देखना शुरू करोगे तो लाइव क्लास छूटने लगेगा। थोड़ा सा मेहनत आपको करना है। थोड़ा सा मेहनत क्या करना है, ओके हाँ, थोड़ा सा मेहनत क्या करना है आपको कि सैटरडे छुट्टी रहती है, संडे भी आपकी छुट्टी होती है। और इस बार तो मुझे लग रहा है कि प्रयागराज जा रही हूं मैं, तो मंडे भी छुट्टी ही रहेगा। तो जो स्टूडेंट का ये दोनों टॉपिक छूट गया है, ओके, पार्ट ऑफ स्पीच छूट गया है, कंजंक्शन छूट गया है, आपके पास 3 दिन का टाइम है, आराम से आपका ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसको कवर कर लेना, क्योंकि अगर रिकॉर्डेड देखने चलोगे, इसको छोड़ोगे ना, तो फिर ये भी तो छूटता जाएगा। और इसको लाइव देखना है, ओके, इसको लाइव देखना है। जैसे कल फ्राइडे है तो कल भी ये बैच लाइव चलेगा, कल भी आप लाइव देखना। अभी इसको लाइव 2 दिन देखिए, ठीक है, और इसको 3 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा। और ट्यूसडे को जब हम मिलेंगे तो आपका ये दोनों कंप्लीट हो गया रहेगा। आप लाइव देखना, ओके भाई, बता दीजिए क्या आकाश। ठीक है, अब ये वाला दोनों अभी आप लाइव करो। सब्जेक्ट वर्ब जो मैं पढ़ा रही हूँ, सब्जेक्ट वर्ब का ना इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। ओके, पहले आप सैटरडे संडे में यहाँ से स्टार्ट करिएगा। 3 दिन बहुत होता है, आराम से पूरा ये दोनों टॉपिक खत्म कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। रिकॉर्डेड देख लीजिएगा और इसमें आप कल भी लाइव आइएगा। ओके हाँ, तो इसको कर लेना। और ये तो ग्रामर हो गया। और वोकैब का बैच कैसे क्या देखना है ना, इसको मैं फिर से डिटेल में नहीं बताऊंगी। इस बैच का 31 जनवरी, ये तो मेरे को याद रखना पड़ रहा है, इस बैच में मैंने 31 जनवरी वाले को, सुबह वाला जो बैच है ना, मैंने डिटेल में शुरू में बता दिया है कि वोकैब का बैच कैसे देखना है। ठीक है, तो आप उसको एक बार वो वाला देख लीजिए। ओके, तो जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स है, ग्रामर तो बता दिया है, सैटरडे संडे मंडे में ये कवर कर लेना। और अभी आपका ज्यादा नहीं छूटा है। सब्जेक्ट वर्ब में तो आप लाइव आ ही रहे हो। ओके, कल भी लाइव आना है, बस आज लाइव हो, कल लाइव आना है, फिर आपका सब चीज बराबरी पे आ जाए। और जो स्टूडेंट्स अब वोकैब को कैसे पढ़ना है, वोकैब का जो 1 बजे वाला बैच है उसको कैसे पढ़ना है ना, 31 जनवरी वाला बैच देख लेना। 31 जनवरी का 1 बजे वाला नहीं, सुबह 9:30 बजे डिटेल में बता दिया। ओके, चलो अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल पे चल रहे हैं, ईच एवरी रूल 3, ये भी इंपॉर्टेंट। क्या है मैम, आप बच्चों को बहुत भोले समझते हो, बट नहीं, ये है नहीं। अगर ऐसी बात है, हाँ, बच्चों को बहुत भोले समझते हो, बट ये है नहीं उतना। सही बोला है। द सब्जेक्ट्स, थर्ड वाला रूल, द सब्जेक्ट्स ईच, लिखते जाओ, पहले आप लिखते जाओ। ईच इधर बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसे भर भर के एरर्स आएगा, इसमें 5 स्टार लगाना है। द सब्जेक्ट्स ईच, इधर, सबका मतलब समझाऊं। एनी, नीदर, नन, ओके, दे आर सिंगुलर। ये सब सिंगुलर होता है सब्जेक्ट के रूप में, हेंस, इसलिए ये वर्ब भी सिंगुलर लेता है। हेंस दे टेक सिंगुलर वर्ब।
चलो चलो बातचीत बंद करो। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना तो हमारे पास बातचीत के लिए बहुत टाइम है। सिलेक्शन हो गया है, हो जाएगा तो मीटअप में मेरे से मिलने आओगे, तब मैं देखूंगी ना कि मेरे स्टूडेंट्स कितने भोले हैं। सब्जेक्ट्स ईदर नीदर ये सब का मतलब पहले समझाती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। हाँ ये देखो, अब बोलोगे कि मैम ईच का मतलब क्या होता? ईच का हिंदी है प्रत्येक। प्रत्येक अगर जो स्टूडेंट्स जिसको हिंदी नहीं आती है ना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश एज वेल, ओके, नॉट टू वरी। इधर का मतलब है दो में से एक, ठीक है, एनी, दो में से एक, एनी, बहुतों में से एक, बहुत में से एक, नीदर, दो में से कोई एक भी नहीं, दो में से, लिखते जाओ, ये सब मैं क्यों लिख रही हूँ, दो में से कोई एक भी नहीं, और नीदर बहुतों में से कोई एक भी नहीं, ओके क्यों लिख रही हूँ मैं ये सब? एवरी नहीं लिखा है, बता रही हूँ एवरी को क्यों नहीं लिखा है। ईच, ईच का मतलब हिंदी में लिखते जाओ, ईच का मतलब है प्रत्येक, इधर का मतलब है दो में से एक, इधर दो के लिए, दो में से एक, और एनी बहुतों में से एक, और नीदर, इधर और नीदर दो के लिए, ये दो में से एक, और ये दो में से कोई एक भी नहीं, और यहां बहुतों में से कोई एक भी नहीं। आप लोग खुद देखना ना, जब मीटअप होगा आप लोग अलग अलग बैच मांगते हो। हम लोग का परफॉर्मेंस, जैसे आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो टीचर भी चाहते हैं ना कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो। पिछले साल जो 2022 का रिजल्ट आया था, जो सीपीओ का, और उसके बाद अभी तो 2024 वाला सीपीओ नहीं हुआ है ना, 2023 वाला ही पोस्टपोन होके 24 में आ गया। मैं तो आश्चर्य में थी कि जितना सिलेक्शंस हमें बच्चों ने सीपीओ में 2022 में दिया था, उसमें 2 टाइम्स 3 टाइम्स सीपीओ में ज्यादा सिलेक्शन मिला। ओके, जब सीपीओ का रिजल्ट आना शुरू हो गया ना, तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि अरे सीपीओ में इतने सारे हमारे बैच में स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। स्टेनो का परफॉर्मेंस भी ऐसा है। ये सब आप खुद देखोगे जब इस साल का मीटअप होगा ना इस साल का मीटअप मोस्ट प्रोबेबली जून में हो आपके रिजल्ट पे निर्भर करता है। ओके, जैसे पिछले साल तो हम लोगों ने मई में किया था, इलेक्शंस था ना, इलेक्शंस के बाद हम लोगों ने मीटअप किया था। इस बार सीपीओ का एग्जाम होके रिजल्ट, अभी तो सीपीओ का मेंस भी नहीं हुआ है, तो एक ही साथ सब बच्चों का जब हो जाएगा ना, तब मीटअप होगा। मई जून जब भी रिजल्ट आएगा तो मीटअप में आप देखोगे, खुद फील करो, ठीक है। जो बच्चे मीटअप में आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मीटअप में उन लोगों को दिल्ली आने का खर्च देती हूँ, वो सब अपने टीचर से खुशी खुशी मिलने आते हैं। और जितना ज्यादा आप लोग एक्साइटेड होते हैं ना, उससे ज्यादा एक्साइटेड मैं आपसे मिलने के लिए रहती हूँ, सामने से आपको देखने के लिए। तो मैं तो सिर्फ उनके लिए क्या करती हूँ, मैं उनके लिए लंच रहता है, उनका एंटरटेनमेंट रहता है, 4-5 घंटे का प्रोग्राम रहता है। आपको स्नैक्स, लंच, ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स और वो सब कॉफी वाला ड्रिंक्स रहता है, तो वो वाला एक माहौल ही अलग होता है, ठीक है। उसमें ना मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ बस उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने बहुत जगह देखा है ना, मीटअप में क्या होता है कि वो जगह जगह पूरा बैनर, पब्लिसिटी और वो सब लेके आ जाते हैं। मीटअप में बस हम लोगों को सब चीज भूल कर अपने सक्सेस को एंजॉय करना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर वीडियोस जाता है यूट्यूब पे, तो कभी भी ना मैं स्टेज पे आके बहुत लंबा कोई भाषण नहीं देती हूँ। मैं खुद ही इतना इमोशनल रहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को देख के ना, मैं ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट तक स्टेज पे रहती हूँ। अपने स्टूडेंट्स को देख के मैं इतना इमोशनल हो जाती हूँ कि आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी,
ठीक है, आज आप लोग बोलोगे और आज हम सब भूलकर अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। और अब देखो उसमें सब बच्चे आते हैं, स्टेनो के भी रहेंगे, सीपीओ रहेंगे, एमटीएस रहेंगे, बैंकिंग रहेंगे, तो वो एक अलग माहौल होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स अपने दिल की बात बताते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रगल शेयर करते हैं। जब मैं उसका स्ट्रगल सुनती हूँ ना, तो समटाइम्स मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। ओके, मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि मैं तो यहाँ खड़े होके पढ़ा रही हूँ, लेकिन बैक एंड में स्टूडेंट्स का क्या क्या स्ट्रगल था। ओके, घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब बहुत तरह का फाइनेंशियल, तो वो सब सुन के लगता है ना, मतलब वो सब सुन के बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मेरे से ज्यादा स्ट्रांग मेरे स्टूडेंट्स हैं। इतने ज्यादा स्ट्रगल्स के बाद भी ये नाउन प्रोनाउन जीएस और वो सब पढ़ के एग्जाम निकाल रहे हैं, तो वो एक अलग लेवल का फीलिंग होता है। वहां पर मुझे अपने सक्सेस का तो एहसास होता ही है, बट आपके चेहरे का जो वो स्माइल होता है ना, मतलब आपके चेहरे का स्माइल और आपके अंदर वो जो निश्चिंतता आ जाती है, वो देखकर अलग खुशी होती है। सबसे ज्यादा मेरे को खुशी होती है ना, अब इस बच्चे को क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस के लिए कितना परेशान रहता था ये बैच में, मैम मेरा नंबर कट जा रहा, मेरा ये हो जा रहा, वो हो जा रहा, उसको छुटकारा मिल गया। ओके, तो मीटअप बच्चों का एक होता है ना कि उन लोग का भी एक मीटअप को बच्चा अपना एम्बिशन बना लेता है कि हमें जैसे भी करके ना मीटअप में आना है, और अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मुझे लगता है मेरे से छुटकारा मिला। रोज आ जाता था बेचारा सुबह नाउन प्रोनाउन पढ़ने, वो कैब बैच करने, ये करने। अब इसकी दुनिया में सब चीज अच्छा अच्छा हो रहा है, तो लाइफ में ना अपने मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, चीजों को मैनिफेस्ट करिए कि अगर मैं अच्छे से 2-3 साल मेहनत करता हूँ तो आगे मेरी लाइफ कैसी होने वाली है। सिलेक्शंस वाले बच्चों के साथ मैं भी मीटअप एंजॉय करूंगा। एक बार अपने कलीग्स, अभी तो आप बैचमेट्स हो, जाऊंगा ऑफिस अपने कलीग्स के साथ, अगले साल दशहरा दिवाली मना रहा हूँगा, ट्रिप पे जाऊंगा, वो सब इमेजिन करिए, आपको अंदर से एनर्जी आ जाएगी। अब देखो ये बोलते हैं ना, ये भी मुझे सुन के मतलब ठीक है, आप लोग का कहना सही होता है कि मैम आप सक्सेस सेलिब्रेट मतलब आप मीटअप करते हो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का, ठीक है, जो बच्चों ने एग्जाम नहीं निकाला उसका मीटअप क्यों करूंगी मैं। एवरीबडी वर्शिप्स द राइजिंग सन। हम विक्ट्री, हम सेलिब्रेट विक्ट्री को करते हैं ना, ठीक है, हम सेलिब्रेट विक्ट्री को करते हैं, जीत को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए सक्सेसफुल का होता है। और जो बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाते उसके लिए हम टीचर्स फिर से मेहनत करते हैं। हम जितना मेहनत करते हैं उससे डबल आपको करना है। उसको मैं बोलती हूँ, जो बच्चे परेशान रहते हैं कि मेरी टीम से बात करिए, वो मुझसे कनेक्ट करवाएंगे। तो क्लास में जो बच्चे सक्सेसफुल नहीं हुए, मैं कितने बच्चों से पर्सनली बात करती हूँ, या कोई दिल्ली भी आता है जो सक्सेसफुल नहीं है, अगर दिल्ली आता है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो आके मिलते हैं। ओके, मिलते हैं, तो वो सब एनर्जी रखिए और उससे आपको अंदर एक जोश आएगा कि हमें मीटअप में जाना है। बच्चे अपना अपना स्टोरी लिख के आते हैं, कविता सुनाते हैं और डांस करते हैं, मतलब सब अपना अपना स्टोरी शेयर करते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ। द सब्जेक्ट्स ईच, ईदर, एनी, नीदर, नन, सब सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब्स भी सिंगुलर लेते हैं। क्या लिख रहे हैं? हाँ, ओके, चलो। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और ये जो ईच है ना, ठीक है, ईच है, ये वाक्य में एडजेक्टिव भी होता है और ये वाक्य में प्रोनाउन भी हो सकता है। लेकिन चूंकि मैं यहाँ सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ ना, तो मैंने यहाँ ईच को एज अ क्या यूज किया है, मैंने ईच को एज अ प्रोनाउन यूज किया है। देखो ऐसा लिखा मैंने, ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक। ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, प्रत्येक स्टूडेंट प्रेजेंट थे। अब मैंने लिखा ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, ठीक है, और फिर मैंने लिखा ईच वॉज प्रेजेंट। दोनों ईच में क्या डिफरेंस? प्रत्येक प्रेजेंट थे। दोनों ईच में क्या डिफरेंस है? पहला वाला ईच एडजेक्टिव है, ये क्या है? नाउन। और नाउन, कितने स्टूडेंट, नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, ठीक है। और दूसरा देखो, और ये जो वॉज लगा है, किसके लिए लगा है? ईच को देखकर नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ तो ईच एडजेक्टिव है और वर्ब लगाते समय हम एडजेक्टिव नहीं लगाते हैं, हम अपना नाउन देखते हैं, क्योंकि नाउन ही तो सब्जेक्ट होता है, वॉज लगा है। यहाँ पे तो ईच एडजेक्टिव था, बट यहाँ पे ये वर्ब है। वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किसके किया? सब्जेक्ट से। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ का ईच नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन है। किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी गर्ल बॉय के लिए लगा है। प्रत्येक प्रेजेंट थे, प्रत्येक लड़का लड़की कुछ भी हो सकता, ठीक है।
हेंस का मतलब होता है इसलिए, इस प्रकार, इस तरह, ये सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं। हेंस जैसे सो लगाते हैं ना, सो दे टेक सिंगुलर वर्ब, इसलिए तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ का और अभी तो मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब पढ़ा रही हूँ, तो मैं ईच को यूज करूंगी एज अ सब्जेक्ट। ईच को मैं एज अ एडजेक्टिव नहीं यूज करूंगी, सब्जेक्ट करूंगी, एज अ प्रोनाउन यूज करूंगी। ठीक है, अब यहाँ से एक एरर आता है। देखो यहाँ से एरर, बहुत अच्छा वाला एरर क्या आता है कि मैम आपने इसको एवरी को क्यों नहीं रखा, ईच को रखा बट एवरी को क्यों नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा क्योंकि ईच वाक्य में प्रोनाउन, ईच वाक्य में सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन एवरी जो है, एवरी जो है ये वाक्य में कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। आज मैं 1 बजे के बैच में एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही एरर करवाने वाली, और उसमें ये वाला आएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आया है कि एवरी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, बट ईच को हम वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए मैंने यहाँ पे एवरी नहीं डाला, क्योंकि हम एवरी को एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एवरी जो होता है ये वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है, और एडजेक्टिव कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। बट ईच, ईच तो एडजेक्टिव भी होता है और ईच तो प्रोनाउन भी होता है, तो हम ईच को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है। कब? जब ईच वाक्य में प्रोनाउन का काम करे। ओके, ईच वाक्य में प्रोनाउन का काम करे ना, तो हम उसको एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। बट एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं होता। एवरी हमेशा और हमेशा, एवरी हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव होता है, इसीलिए ये वाक्य में कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट होने के लिए नाउन बन और प्रोनाउन चाहिए। बट ईच, ईच तो प्रोनाउन होता है ना, तो ये वाक्य में सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, इस पे मैं आपको एवरीवन का पार्ट ऑफ स्पीच बताया है ना, कि एवरीवन सिंगुलर होता है, एवरीवन पिछला, एवरीबॉडी और एवरीवन में कोई डिफरेंस नहीं है। एवरीबॉडी और एवरीवन दोनों प्रोनाउन है। सबको मैं अलग अलग समझाऊंगी, आप टेंशन ना लेना। पहले मेरे को ये समझा लेने दो, फिर मैं इसको सबको अलग अलग समझाऊं। बस याद रखना कि एवरी को हम वाक्य में कभी भी सब्जेक्ट नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि एवरी एडजेक्टिव होता है, और एवरी कभी भी एडजेक्टिव कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, लेकिन ईच बन सकता है, क्योंकि ईच प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब देखो ऐसा एरर आ सकता है, एवरी ऑफ द गर्ल्स अटेंडेड द पार्टी। ऐसा वाला एरर आ सकता है, एवरी ऑफ द गर्ल्स अटेंडेड द पार्टी। थोड़ा सा रनिंग कम करती हूँ। सब गर्ल्स ने पार्टी अटेंड किया। अब एरर कहाँ पे है? पास्ट टेंस में तो कोई एरर होगा नहीं, क्योंकि पास्ट टेंस में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब तो वही लगता है। अब एरर देखो, ये क्या है? ऑफ, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ये एवरी को हमें सब्जेक्ट मानना होगा, बट एवरी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि एवरी तो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन चाहिए, तो हम यहाँ पे ईच डाल दें, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ईच। ओके, तो सबसे पहला ये भर भर के एग्जाम में एरर्स आता है, ईच को सब्जेक्ट बना सकते हैं क्योंकि ईच प्रोनाउन है, और एवरी को हम कभी भी सब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि एवरी एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करे। ओके, नेक्स्ट वाला सब, अभी अभी बहुत सारा एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ईदर पे चलते हैं कि मैम ईदर और नीदर में क्या डिफरेंस। देखो, ईदर का मतलब होता है, ईदर कितने के लिए यूज होता है? फॉर 2 पर्सन्स। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम दो, बोथ भी तो 2 के लिए होता है, बोथ तो भी तो 2 के लिए होता है, तो दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? इधर भी 2 के लिए और बोथ भी 2 के लिए, बट दोनों में डिफरेंस है ना। इधर का मतलब है 2 में से 1,
ठीक है, इधर में है तो दो लोग, हम बात करते हैं किसी एक की, तो दो में से एक, कोई एक की बात हो रही है। ओके, इधर में आउट ऑफ टू आई एम टॉकिंग अबाउट, इधर ऑल्सो हैज 2 persons, both also has 2 persons, but the only difference is out of 2 persons I am talking about one, but both में हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, I am talking about both. ओके, तो अगर सेंटेंस ऐसा आ गया, इधर स्टूडेंट, या ऐसा लिख दिया इधर वॉज प्रेजेंट, इधर वॉज प्रेजेंट, इधर को मैं ऐसा सब्जेक्ट बना सकती हूँ ना, ये देखो इधर, ये हमारा वर्ब है, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है, सब्जेक्ट से। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो मैं इधर को एज अ सब्जेक्ट बना सकती हूँ प्रोनाउन के रूप में, और सिंगुलर होता है क्योंकि इधर में हम बात कर रहे हैं, है तो दो लोग, इधर से पता चल गया है कि दो लोग हैं, बट बात हो रही है दो में से किसी एक की। बट अगर बोथ रहता तो बोथ प्लूरल रहता है, बोथ वर प्रेजेंट, बोथ के साथ वर लगाओ, क्यों, क्योंकि बोथ में हम दोनों की बात कर रहे हैं, बट इधर में है तो दो लोग, बट बात तो हो रही है, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट थे, बट यहाँ दो में से कोई एक प्रेजेंट था, तो इसलिए इधर को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है, बट बोथ में दोनों प्रेजेंट थे, प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल, चूज करते हैं। लिखिए इसको फटाफट, बोथ सब्जेक्ट हो सकता है, बोथ भी प्रोनाउन होता है, आपके जैसे मैंने ईच बताया, ठीक है, ईच बताया था ना, वैसे ही इधर भी एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। अगर मैंने लिखा इधर बॉय वॉज प्रेजेंट, और फिर मैंने लिखा इधर वॉज प्रेजेंट, जैसे मैंने ईच के लिए बताया ना कि ईच एडजेक्टिव भी होता है, ईच प्रोनाउन भी होता है, इधर वॉज प्रेजेंट, तो दोनों में डिफरेंस देख लो। ऊपर वाला ईच क्या है, यहाँ पे सॉरी इधर क्या है, ये नाउन है, और नाउन के साथ तो प्रोनाउन लगेगा नहीं, नाउन किसके की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, ये एडजेक्टिव है, बट यहाँ तो ये वर्ब है, वर्ब ने अपने एग्रीमेंट किया सब्जेक्ट से, तो यहाँ का जो इधर है ना, यहाँ का इधर प्रोनाउन है, दो में से एक की बात हो रही है, दो लड़का में से एक या दो लड़की में से एक, ऐसा कुछ है, तो हाँ यहाँ का इधर प्रोनाउन है और यहाँ का इधर एडजेक्टिव है। लेकिन मैं अभी इधर को एज ए एडजेक्टिव नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रही हूँ, और सब्जेक्ट वर्ब होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो मैं इधर को एज अ प्रोनाउन यूज किया था मैंने, बट यहाँ का इधर एडजेक्टिव है, और हमने जो वर्ब लगाया है ना, इधर को देख के नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ का इधर तो एडजेक्टिव है, हमने बॉय को देखा, इधर के बाद सिंगुलर आएगा बॉय वॉज, और यहाँ पे इधर सिंगुलर होता है वॉज। ओके, तो एडजेक्टिव और वो दोनों हो सकता है। उसी तरह एनी भी वैसे ही हो सकता है, नीदर भी वैसे ही हो सकता है, एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है, प्रोनाउन भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब की बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव को नहीं देखेंगे, प्रोनाउन एज अ प्रोनाउन यूज करेंगे। अब देखो, अब बेसिक डिफरेंस मुझे यही बताना था, ईच और एवरी से कैसे एरर आता है ये तो बता दिया मैंने, ठीक है, जहां ईच लगने की ईच चाहिए वहां एवरी लगा देंगे, एवरी एडजेक्टिव होता है और एवरी को कभी भी सब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, बट ईच प्रोनाउन होता है, ऐसा सब्जेक्ट काम कर सकता है, एक तो ऐसा लगा सकते हो, ऐसा वाला एरर आता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये सब में क्या डिफरेंस, देखो ये जो अब बोलोगे इधर, इधर दो के लिए मतलब दो में से कोई एक, ओके, फॉर 2 persons, इधर भी दो के लिए, बोथ भी दो के लिए, बट बोथ में दोनों की बात हो रही है, और यहाँ पे वन आउट ऑफ टू लिख लो,
ठीक है, वन ऑफ मतलब ये मत सोचना कि दो लोगों के लिए बात हो रही है तो दोनों हो रहे हैं, नहीं, है तो दो लोग बट बात हो रही है एक की। अब एनी, इधर और एनी में क्या डिफरेंस है? एनी इज मोर देन टू, ठीक है, इधर वर्ड से पता चल जाता है कि दो लोग हैं, और एनी में दो से ज्यादा है, मोर देन टू, दो से ज्यादा लोगों के लिए। तो आपके दिमाग में आएगा दो से ज्यादा है, यहाँ तो दो में से एक, तो यहाँ लगेगा दो से ज्यादा है तो प्लूरल होना चाहिए ना, नहीं, ये भी सिंगुलर होगा, ये दोनों सिंगुलर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना, देखो यहाँ पे दो लोग हैं बट बात तो हो रही है दो में से किसी एक की ही ना, और यहाँ भी दो से ज्यादा लोग है तो बहुत सारे लोग, बट बात तो हो रही है उन बहुतों में से किसी एक की। तो यहाँ पे वन आउट ऑफ मेनी, वन आउट ऑफ मेनी का मतलब है बहुतों में से कोई एक, और यहाँ दो में से कोई एक, तो ये सारे सिंगुलर है। ओके, सारा सिंगुलर है। जैसे मैंने लिखा, ये देखो, एनी स्टूडेंट, यहाँ तो मैं ऐसे एनी को, अच्छा एक चीज और बताती हूँ, अगर मैं ऐसा लिखती, इधर ऑफ द, पहले आप इसको लिखो, मैं जगह बनाती हूँ। ओके, अब जगह बनाती हूँ, पहले ये लिख देती हूँ, उसके बाद एक साथ सारा एग्जाम्पल दे रही हूँ, जगह नहीं बनेगा, इसका सारा एग्जाम्पल मैं दूंगी। अब आप बोलोगे मैम नीदर क्या होता है? और इधर मतलब बहुतों में, दो में से एक, और एनी मतलब बहुतों में से कोई एक, और दोनों सिंगुलर होता है। और इधर और एनी दोनों कैसा सेंटेंस में यूज होता है? पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में, और सिंगुलर होता है। अब आ जाओ, इधर का उल्टा क्या होता है? नीदर। इधर का उल्टा नीदर, और एनी का उल्टा नन। अब आप बोलोगे मैम दोनों में डिफरेंस क्या है? कि इधर भी दो के लिए और नीदर भी दो के लिए, फॉर टू पर्सन्स, लेकिन दोनों में डिफरेंस बता रही थिंग्स। एक साथ सारा एग्जाम्पल दूंगी। और नन दो से ज्यादा, क्योंकि इधर दो के लिए और नीदर भी दो के लिए, बट ये दो में से एक और ये दो में से कोई एक भी नहीं। यहाँ बहुतों में से एक और ये बहुतों में से कोई एक भी नहीं, मोर देन टू। तो ये वाला जो है ना, ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, ये नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है ना कि इधर भी दो के लिए और नीदर भी दो के लिए। तो आप बोलोगे कि मैम तो डिफरेंस क्या है? इधर में दो में से एक और यहाँ दोनों में से कोई एक भी नहीं, नेगेटिव। एनी बहुतों में से एक, नन बहुतों में से कोई एक भी नहीं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और ये भी सिंगुलर होता है, बता रही। तो ये जो सारा है ना, इधर, एनी, नीदर, नन, सब सिंगुलर होता है। लेकिन नन का मैं थोड़ा अलग से भी बताऊंगी। सब सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लेता है। आप पहले इसको लिखो, ईच और एवरी में कौन सा वर्ब यूज करते, पहले ना मेरे को पढ़ा लेने दीजिए। ओके, आप पहले मेरे को पढ़ा लेने दीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये वाला रूल मैं जब पूरा कंप्लीट कर लूंगी ना, उसके बाद आपके मन में जो एरर आएगा, डाउट आएगा, वो पूछिएगा, ठीक है, पढ़ाने के बाद पूछिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या क्या आ सकता है। इधर पॉजिटिव, नीदर नेगेटिव, दोनों दो के लिए। एनी पॉजिटिव, नन नेगेटिव, दोनों दो से ज्यादा के लिए। देखिए, ऑल दीज आर सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ले। ओके, चलो अब एग्जांपल्स दे रही। ईच एवरी सब होगा, टेंशन ना लेना, अभी तो बहुत सारा चीज इसमें पढ़ना है। आपके दिमाग का जब रूल पढ़ा दूंगी उसके बाद डाउट पूछिएगा। मैंने लिखा, इधर तो एडजेक्टिव भी होता है और नाउन प्रोनाउन भी होता है। मैंने लिखा, देखो, मैंने लिखा इधर बॉय या बॉयज। थोड़ा इस सेंटेंस पे अब ध्यान देना है, वॉज या वर प्रेजेंट। इधर के बाद नाउन भी सिंगुलर आता है, वर्ब भी सिंगुलर आता है। अब मैंने इसी सेंटेंस को ऐसा लिखा, इधर ऑफ द बॉय या बॉयज वॉज प्रेजेंट। तीनों सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखना, दोनों जगह दो की बात हो रही है, दो में से कोई एक प्रेजेंट था। सब जगह इधर आ गया मतलब दो,
और फिर मैंने लिखा ईदर वॉज या वर प्रेजेंट। थोड़ा सा पेन्स डाउन करिए, ओके, पेन डाउन करिए और अब आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ऑफ ऐड किया, ठीक है। अभी बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ का ईदर क्या है? यहाँ तो एक नाउन आ गया है, एक नाउन आ गया है, तो यहाँ का ईदर एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि जब नाउन आ गया है तो प्रोनाउन तो आएगा नहीं, या तो नाउन ही रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा। तो यहाँ का ईदर एडजेक्टिव है। और ये है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ये जो आया है ना, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब है कि ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है। यहाँ का इधर तो एडजेक्टिव था क्योंकि उसके साथ नाउन आया, तो यहाँ तो ऑफ आ गया। देखो यहाँ नाउन आया है, आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो नाउन आया है, लेकिन यहाँ नाउन ऑफ के बाद आया है ना, प्रेपोजिशन के बाद आया, तो वो नाउन ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, अकेला इधर। और किसी भी वाक्य को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ का इधर नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन। ये क्लियर हो गया ना कि पहला वाला सेंटेंस में ईदर एडजेक्टिव था, दूसरा वाले सेंटेंस में ईदर प्रोनाउन है, और तीसरा वाले में भी प्रोनाउन है, क्योंकि ये वर्ब है। वर्ब ने एग्रीमेंट किया सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ का ईदर एडजेक्टिव, यहाँ का ईदर प्रोनाउन, और यहाँ का ईदर भी प्रोनाउन। देखो अब आपके दिमाग में क्या क्या डाउट आ सकता है कि मैम ईदर तो दो के लिए आता है ना, तो इधर दो के लिए आता है, तो इधर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए ना। नहीं, इधर के बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। इधर के बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। और हम जो वर्ब लगा रहे हैं ना, किसको देख के लगा रहे हैं? हम इधर को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इधर हम प्रोनाउन के रूप में काम करता, सब्जेक्ट के रूप में काम करता, तब हम वर्ब देखते। लेकिन यहाँ का इधर तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वर्ब का एडजेक्टिव से कोई लेना देना नहीं। यहाँ हमारा जो नाउन है बॉय है, और इधर के तुरंत बाद बगैर ऑफ लगाए अगर कोई नाउन आएगा तो सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर हो, क्योंकि दोनों में से दोनों तो प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट तो दोनों में से कोई एक ही है ना, तो हम सिंगुलर डालेंगे, सिंगुलर डालेंगे, सिंगुलर डालेंगे। तो इधर के तुरंत बाद, ठीक है, इधर के तुरंत बाद, नीदर के तुरंत बाद, एनी के तुरंत बाद, ये सब के बाद सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि बात तो दो में से एक, नीदर भी दो में से कोई एक भी नहीं, एनी भी बहुतों में से कोई एक, तो सबके बाद सिंगुलर 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 आएगा। ओके, और हम वर्ब लगाते समय इसको बिल्कुल नहीं देख रहे, एडजेक्टिव है इसको देख रहे। अब मुझे बोलोगे कि हाँ, अब यहाँ पे तो मैंने बॉय लगाया, ठीक है, यहाँ पे बॉय लगाया, बट यहाँ पे बॉय नहीं होगा, यहाँ पे बॉयज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफ आ गया, ऑफ। जब भी वाक्य में ऑफ आ गया तो हम ऑफ में क्या करते हैं? ऑफ लगा के सिलेक्शन करते हैं, ऑफ में हम चूज करते हैं, और चूज हम दो या दो से ज्यादा के बीच में करते हैं। तो जब भी सेंटेंस में ऑफ आ गया ना, तो बाद वाला नाउन प्लूरल होगा, ठीक है। देखो वन ऑफ, अकेला वन रहता तो मैं बॉय लगाती, लेकिन अगर ऐसा आ जाता वन ऑफ द बॉय, वन बॉय का मतलब है एक लड़का, और वन ऑफ द बॉयज का मतलब है बहुतों में से एक। जब भी ऑफ आ गया, ऑफ लगा के हम चूज करते हैं, चूज मिनिमम दो में करोगे ना, या दो से ज्यादा में करोगे, तो चूज करने के लिए करोगे दो या दो से ज्यादा में, तो प्लूरल लगाओगे ना। उसी तरह अकेला इधर रहे तो बॉय लगाना, और जब भी वाक्य में ऑफ वाला मैं अलग से करवाऊंगी, बट यहाँ आपका कंफ्यूजन दूर कर दे रही हूँ, ईदर ऑफ द बॉयज लगाना। जब भी ऑफ लग जाता है तो प्लूरल आ जाता है। उसी तरह अकेला एनी रहे तो बॉय लगाना, और जब भी सेंटेंस में एनी बॉय का मतलब क्या हुआ? कोई भी लड़का, और एनी ऑफ द बॉयज, इसका मतलब है बहुतों में से कोई एक। तो जब भी ऑफ आ जाता है तो नाउन प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम यहाँ आपने नाउन प्लूरल क्यों नहीं लगाया? इधर के बाद सिंगुलर लगता है, लेकिन ऑफ आ गया है तो प्लूरल लग गया, प्लूरल लगेगा। अब आप मुझे बोलोगे कि ठीक है, जब प्लूरल लग गया है नाउन, तो आपको वर लगाना चाहिए ना, आपने वॉज क्यों लगाया? वॉज, यहाँ भी आपने वॉज लगाया, यहाँ भी आपने वॉज लगाया, क्योंकि ऑफ के बाद ऑफ के बाद ठीक है हमारा नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब लगाते समय ये तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो हमारा नाउन प्लूरल आया है ना, वो तो ऑब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट तो अभी भी यही है, इधर है, और इधर एज अ प्रोनाउन, इधर एज अ सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर। और यहाँ तो हमने इधर को देखा ही नहीं था, क्योंकि इधर एडजेक्टिव था, इधर के बाद सिंगुलर आएगा, बॉय को देखा।
अगेन यहाँ का इधर तो प्रोनाउन है, सिंगुलर है, तो यहाँ भी सिंगुलर। तो इधर जहां भी आ गया, इधर एज अ प्रोनाउन, यहाँ भी इधर प्रोनाउन था, यहाँ भी इधर प्रोनाउन था, तो इस जगह इसीलिए सिंगुलर हो रहा है। ठीक है, तो हर जगह आप देख रहे हो वर्ब में कोई फर्क नहीं आया, यहाँ का वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ का वर्ब भी सिंगुलर, क्योंकि बात तो हम दोनों में से किसी एक ही की कर रहे हैं। ओके, तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे, अभी तो इसमें बहुत सारा चीज करना है। ये मत समझना कि मैम यहाँ पे बॉयज आ गया तो वर लगाएंगे ना, बॉयज हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट थोड़ी होगा। यहाँ का इधर प्रोनाउन है, यहाँ का भी इधर प्रोनाउन है, और इधर एज अ प्रोनाउन सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर लगाया, और यहाँ हमने इधर को देखा ही नहीं था, हमने तो बॉय को देखा। नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है, यूट्यूब क्लास भी है, आज टाइम हो गया। अभी इसमें बहुत सारा चीज करना है। अभी नन, बाकी सब तो ठीक है, ये जो नन है ये परेशान करता है। नन कभी कभी सिंगुलर भी होता है, कभी कभी प्लूरल भी होता है, कल करेंगे। और ये सब पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। ओके, चलो।